अब फाइनली हम बात करते हैं दोनों के घरों की। शाहिद खान और उनका परिवार इलिनॉय के एक बहुत ही आलीशान घर में रहते हैं, जिसकी कीमत अब तक तो पब्लिक के सामने नहीं आई है। लेकिन उस एक घर के अलावा शिकागो के सबसे बड़ी बिल्डिंगों में से पार्क टावर में उन्होंने 60 करोड़ का पेंट हाउस खरीद रखा है। साथ ही उनके पास फ्लोरिडा में एक बड़ा सा पेंट हाउस है जिसकी कीमत करीबन 86 करोड़ है और वो पूरे 360 डिग्री का व्यू देता है। वहीं पूरी दुनिया को अंबानी का घर, I mean, उनके 27 माले की बिल्डिंग पता है, जिसके अंदर 3 हेलीपैड्स, एक बॉल रूम, 9 हाई स्पीड लिफ्ट्स, 50 सीट का मूवी थिएटर, टेनिस गार्डन, स्विमिंग पूल, स्पा, मंदिर और स्नो रूम, सब कुछ है। और इसकी कीमत लगभग 6,000 करोड़ से लेकर 12,000 करोड़ रुपए के बीच है। अब यहाँ पे तो ये ऑब्वियस है कि कौन कितना पानी में है और कौन मस्त में तैर रहा है। पर बात तो ये है कि शाहिद खान को पाकिस्तान अपना सबसे अमीर इंसान तो कंसिडर करता है, लेकिन वो रहते हैं अमेरिका में। इसीलिए अभी हम कंपेयर करेंगे उन अमीरों को जो असल में पाकिस्तान में ही रहते हैं। अब हम ये तो जानते हैं कि अमीरों को गाड़ियां किस कदर पसंद होती है, फिर चाहे वो अंबानी हो, रतन टाटा, अडानी या बिरला। लेकिन पाकिस्तान के अमीरों के शौक थोड़े अलग है। एग्जाम्पल के लिए पीएम इमरान खान को ही ले लो, उनके पास एक भी कार नहीं है, लेकिन उनके पास 1,12,000 की बकरियां जरूर है। पर ये अकेले से पाकिस्तानी रईस नहीं है। पूर्व प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के पास भी अमानत के तौर पर करीबन 1 करोड़ की भेड़ बकरियां, गाय और घोड़े और एक अटपटा शौक वो है फर्नीचर कलेक्ट करने का। अरे सच्ची में डॉक्टर जफर मिर्जा जो पीएम को नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस और कोऑर्डिनेशन पे एडवाइस करते हैं, उन्होंने 20 लाख रुपए का फर्नीचर बना रखा है। और पीएम के स्पेशल असिस्टेंट अली नवाज अवान के घर में पूरे 4,41,600 रुपए का फर्नीचर है। वेल, इनके शौक कुछ भी हो, लेकिन उनके मिलियनर्स इंडिया के मिलियनर्स के आसपास भी नहीं आते, क्योंकि अगर हम दोनों भी देशों के टॉप 5 रिचेस्ट आदमियों को कंपेयर करें ना, तो उसमें जमीन आसमान का क्लियर फर्क आपको दिखाई देगा। पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। जिस तरह हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग होते हैं, उसी तरह पाकिस्तान के मिलियनर्स का काउंट दुनिया के सामने अलग और असलियत में अलग है। नहीं समझे? ये बात सही है ना? ये देखो, 3 अक्टूबर 2021 में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने टोटल 11.9 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को लीक किया, जिन्हें नाम दिया गया पैंडोरा पेपर्स। इन पेपर्स ने कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, वर्ल्ड लीडर्स के फॉरेन आइलैंड्स और बैंक्स में छुपाए हुए ब्लैक मनी का कच्चा छिट्टा खोला। और इन्हीं पेपर्स के अनुसार पाकिस्तान के 700 लोगों ने अलग अलग देशों में छुप छुप के प्रॉपर्टीज खरीद रखी है। यानी इन शॉर्ट पाकिस्तान में करीब 700 जितने मिलियनर्स हैं। जो सुन के मन में ये सवाल आता है कि अगर इन लोग मिलियनर्स हैं तो इसमें छुपाने जैसी क्या बात है भाई? सच्चाई छुपा हमारा पैसा लूटा है पाकिस्तान, इंडिया के लोग नहीं छुपाते पड़े, या इवन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्हें परेशान न करे पैसों के लिए। और इसी से बचने के लिए वो लोग स्कैम्स करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के कई अमीर लोग ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स पे अपनी फ्रेंच कंपनियां खोलते हैं, जो वही काम करती है जैसे उनका नाम है, यानी सिर्फ नाम की कंपनीज होती है, लेकिन उनका काम होता है इन अमीरों के ब्लैक पैसों को व्हाइट करना। या फिर ये रईसज़ादे अपने एसेट्स को इस कंपनी के नाम पे करके फिर टैक्स देने से ज्यादा करप्शन है यार। और इनके दूसरे पैतरे का नाम है गिफ्ट स्कीम। अब जैसा हमने कुछ टाइम पहले देखा, कई सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और मिलियनेयर्स ने अपने एसेट्स बताते वक्त ये कहा है कि ये जमीन तो हमें रियासत में मिली है, या फिर ये गाड़ी तो हमें किसी अनजान आदमी ने गिफ्ट कर दी है, हमारी नहीं है भाई, हमारी थोड़ी ना औकात। क्योंकि जब अपनी गाड़ी या प्रॉपर्टी को गिफ्ट करके रजिस्टर करवाते हैं, तब वो उन चीजों पर टैक्स देने से बच जाते हैं। लेकिन इसके अलावा पैंडोरा पेपर्स रिलीज करने वाले ग्रुप ने जब 2016 में एक और सेट ऑफ पेपर्स, पैनामा पेपर्स रिलीज किया था, तब उस वक्त के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने की हुई चोरियों के सारे राज देश के सामने खुल गए। लेकिन अपने एसेट्स को इस तरह छुपाना पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 62I के तहत गैर कानूनी है, जिसके तहत इसी साल नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया और उसकी सारी चीजों की नीलामी करने का आदेश दे दिया गया। पर इससे पाकिस्तान को किस कदर प्रॉब्लम आ सकती है? सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि शायद पाकिस्तान में फिर एक बार इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए। 2020 में पैंडेमिक के कारण हर देश में आर्थिक तनाव था, लेकिन पाकिस्तान में तनाव की कोई सीमा ही नहीं रही थी। पिछले 12 सालों में उनका इन्फ्लेशन रेट 11% तक बढ़ चुका था। 1 किलो आटे की कीमत 60 रुपए से ज्यादा हो गई थी, और वहाँ के लोगों की आधी कमाई अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी देने में अभी तो 80-90 रुपए किलो 14,000 रुपए तनख्वाह मिलता है, 4-5 बंदे हम खाने वाले हैं, उसको हम क्या करें?
उसमें भी पाकिस्तान के सर पर जो इंटरनेशनल कर्जा था वो बढ़ के पूरे 44.5 ट्रिलियन रुपीस जितना हो चुका है, जिसकी किश्तें चुकाने के लिए पीएम हाउस में रखे हुए 3 भैंस और 5 गाय के बछड़ों को पूरे 23 लाख रुपीस में नीलाम किया गया। बिल्कुल किया। और उससे भी जब काम न बना तब उन्होंने पीएम इमरान खान के घर को ही रेंट पर लगा दिया। अब यार तुम लोग ही देखो, ये सब कुछ करेगी पाकिस्तानी सरकार, लेकिन वहाँ के अमीरों को टैक्स भरने नहीं कहेगी। दरअसल बात ये है भाई, पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग टैक्स भरते हैं, और जो भरते भी है वो भी कुछ ऐसे होते हैं, मतलब 3.2 बिलियन की प्रॉपर्टी होने के बावजूद सिर्फ 3,000 रुपए टैक्स। बट अब तुम लोग बोलोगे यार पाकिस्तानी सरकार क्यों नहीं लेती अपने देश के एलिट क्लास में टैक्स? नमक के बराबर भी नहीं है ना, इसीलिए क्योंकि इस एलिट क्लास में खुद सरकार भी शामिल है। मेरा मतलब है सरकार चलाने वाले लोग। यानी 2020 में हुए वीट और शुगर क्राइसिस पे जब पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NBA) ने इस साल छानबीन की, तब उन्होंने देखा कि ये सारे शॉर्टेजेस आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए थे ताकि प्राइसेस को बढ़ा सके। उसके कारण शुगर मिल के ओनर्स को पूरे 3,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और इन प्रॉफिट मेकर्स में कई बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे कि इमरान खान के खुद के पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर, दूसरे थे उसी पार्टी के लीडर खुसरो बख्तियार, जो फिलहाल पाकिस्तान के इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इन्होंने पाकिस्तान को ऐसा सो ये सबूत क्या दर्शा रहे हैं भाई? दुनिया को दिखाने के लिए बेचा क्या जा रहा है और पैसे आ कहां से रहे हैं। लेकिन चीजें अगर सुधरी नहीं ना तो वो ले आएंगे हमें दूसरे प्रॉब्लम्स पे, जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब पैनामा पेपर्स लीक हुए थे तब इमरान खान ने नवाज शरीफ और उनकी सरकार के खिलाफ काफी आवाजें उठाई थी। उनके घर के बाहर बैठ के नवाज शरीफ को रेजिग्नेशन देने के लिए मजबूर किया था। और जब इमरान खान इलेक्शंस जीते थे तब उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि जो भी कानून तोड़ेगा हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, और अकाउंटेबिलिटी मुझसे शुरू, कानून तोड़ रहे हैं, और फिर मेरे मंत्रियों से, और फिर यहाँ से वो आगे कंटिन्यू होगी। लेकिन पैंडोरा पेपर्स जब लीक हुए थे तब उसने इमरान खान के सारे मंत्रियों का पर्दाफाश कर दिया। उनके आधे मंत्रियों ने तो यूके, यूएस और दुबई जैसे देशों के ग्रीन कार्ड्स ले रखे हैं, और कईयों ने तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में फ्रंट कंपनीज खोल रखी है, जिसके थ्रू इनके खिलाफ कुछ ब्लैक मनी छुपा रहे हैं। अब ऐसे में ऑब्वियस है कि उनकी ऑपोजिशन पार्टी भी उनके खिलाफ उसी तरह आवाज उठा रही है जिस तरह इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ उठाई। बिल्कुल वही हाल है। हाँ भी उठा रहे। और ये सबके बीच में कट किसका है? पब्लिक का। दरअसल पाकिस्तान का ये फॉल्टी टैक्सेशन सिस्टम ही वो चीज है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो होने नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान का एज ए कंट्री एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा है, लेकिन टैक्सेस न आने के कारण सरकार उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती कि वो अपने खर्चे उठा सके। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार देश को चलाने के लिए हमेशा फॉरेन एड्स और इंटरनेशनल लोन्स पे ही डिपेंडेंट रहती है। लेकिन अगर पाकिस्तान अपने टैक्सेशन सिस्टम को सुधारे तो शायद फ्यूचर में चीजें बेहतर हो सके, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के FACTI पैनल पाकिस्तान के मिलियनेयर्स ने जो पैसे चुरा के फॉरेन के टैक्स हेवंस या अपने इलीगल पैसों को गोडाउन में जमा किया है, उसका टोटल वैल्यू पूरे 7 ट्रिलियन यानी 5 करोड़ रुपए है। दैट इज माइंड ब्लोइंग। पर अब मेरा यहाँ पर एक ही सवाल है दोस्तों, कि यार जब इनकी इकोनॉमी के इतने लाले पड़े हुए हैं तो उसे सुधारने के बजाय पाकिस्तान हरदम इंडिया से कम्पीट करने के पीछे क्यों तुला रहता है? वेल, आपकी इस बात में क्या राय है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।